लेकिन योगी जी सीना चौड़ा करके कहते हैं कि यहाँ पर कानून का राज है जी। यहाँ पर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जी। लेकिन सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, सेलेक्टेड माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अतीक अहमद पे कार्रवाई कर रहे हैं, स्वागत है। मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई करिए, स्वागत है। लेकिन अपने सजातीय नेताओं से इतना डरते क्यों योगी आदित्यनाथ? अच्छा, दूसरी बात कर लीजिए गोंडा की। गोंडा के एक सांसद जी हैं, अक्सर योगी आदित्यनाथ जी को चैलेंज करते हैं। कभी हिम्मत नहीं होती कि बुलडोजर उधर भी मुंह कर ले। कितने बड़े बड़े व्यवसाय फैले हुए हैं उनके, कभी एक जांच वहाँ की भी करा लें योगी आदित्यनाथ जी, अगर हिम्मत है तो। चर्चा है कि ये पोस्टर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता लगा रहे हैं, लगवा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। आप जनता का जिस तरह रुझान होता है, मैंने तो इतने सारे तथ्य बताए। अगर देश को बचाना है, देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाना है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना है, देश में संविधान को बचाना है, तो मोदी को हटाना पड़ेगा। कि अगर हमने आपके लिए काम किया होगा तो हमें वोट करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। ये हिम्मत किस नेता के अंदर है, किस पार्टी के अंदर ये हिम्मत है कि वो ये कहे कि अगर हमने काम किया होगा तो हमको वोट करिएगा? दूसरे लोग मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं, मस्जिद के नाम पर वोट मांगते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगते हैं, जात के नाम पर वोट मांगते हैं। आम आदमी पार्टी तो सीना चौड़ा करके कहती है अगर हमने काम किया होगा तो हमको वोट करिएगा। साथ जो लोग अपने आप को सबसे बड़ा ईमानदार कहते थे देश की राजनीति में 2014 से पहले, जो लोग नारे देकर आए थे भ्रष्टाचार को हटाने के लिए, आज वही सबसे बड़े घोटाले में लिप्त हैं। मोदी अडानी महाघोटाला, जिसको मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, ये देश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। जैसे बहुत सारी योजनाएं जिन्हें जन कल्याणकारी बताया जाता है, जैसे 5 किलो राशन वाली बात है, इन सब मुद्दों से आगे जनता बढ़ पाती है? बिल्कुल, जनता बढ़ेगी जब जनता को सच पता चलेगा। अब जनता को सच पता चल रहा है कि अडानी जी का 2.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ़ कर दिया बैंकों ने। हमारे इलाकों में अगर कोई गांव में बैंक से लोन लेता है, कोई रेहड़ी वाला, पटरी वाला, कोई किसान, तो अगर उसको 50,000 रुपये का लोन लेना है तो उसको 5,000 रुपये रिश्वत देनी पड़ती है, तब जाके उसकी फाइल पास होती है। ये सच है। अब आप बताइए कि अगर लोन लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है तो उस लोन को माफ़ कराने के लिए कितनी रिश्वत देनी पड़ती होगी? कितना बड़ा घोटाला। जनता इस बात को समझ नहीं रही है क्या कि 2.5 लाख करोड़ रुपए माफ़ करने के लिए अडानी जी कितना रिश्वत देते होंगे साहब को टाले की नीचे। इस बार का जो चुनाव होगा वो किसी पार्टी से मोदी जी का नहीं होगा। इस बार जनता मोदी जी से चुनाव लड़ेगी और हराएगी पूरे देश के अंदर। इसलिए इस बार इनका सफाया है। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं। हमारे चुनावी सफर अग्नि परीक्षा की सीरीज में हम बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी के नेता और बौद्ध प्रांत के अध्यक्ष इंजीनियर इमरान लतीफ़ साहब से, जो अक्सर टीवी पैनलिस्ट के तौर पे पार्टी की तरफ से बैठते हैं तमाम चैनलों पर और डिबेट में हिस्सा लेते हैं, पार्टी का पक्ष रखते हैं। क्योंकि हमारा ये जो अग्नि परीक्षा का कार्यक्रम है एक चुनावी कार्यक्रम है जिसमें हम तमाम नेताओं से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वहीं आम जनता से भी उनके मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं, उसे पटल पर रख करके नेताओं के समक्ष जनता की बात को रखते हैं ताकि जनता क्या चाहती है, किस तरह का बदलाव चाहती है, किस तरह की सुविधाएं चाहती है, जो उनके मौलिक अधिकार संविधान में प्रदत्त हैं वो क्या चाहती है, नेताओं को भी समझ में आ सके। तो बहरहाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम अग्नि परीक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जान लेना चाहता हूँ, समझ लेना चाहता हूँ कि जैसे तमाम पार्टियां हैं, सबके प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन आप में बहुत सारे प्रांत बना करके अध्यक्ष बना दिए गए हैं। इसके पीछे का क्या चुनावी क्या एजेंडा है? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और अगर उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की बात करेंगे तो उनकी जो समस्याएं हैं, जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, वो भिन्न भिन्न हैं। जो बुंदेलखंड के हालात हैं वो पूर्वांचल के नहीं, और जो पूर्वांचल के हैं वो पश्चिम के नहीं, जो पश्चिम की समस्याएं हैं वो अवध की नहीं हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने सोचा कि जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, जो क्षेत्रीय परिदृश्य हैं, उनमें बेहतर ढंग से काम करने के लिए राज्यों को, इस राज्य को अलग अलग प्रांतों में विभाजित करके सही ढंग से संगठन की गतिविधियों को भी चलाया जाए और राजनीतिक जो हालात हैं उन पर भी नज़र रखी जाए। तो कुछ फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है?
बिल्कुल फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। आज पार्टी के सारे नेता जो है एक एक ज़िले की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ब्लॉक स्तर तक की मॉनिटरिंग करने में आसानी है। तो ये जो आम आदमी पार्टी का तरीका काम करने का है, इससे जनता से जुड़ने में भी मदद मिल रही है, संगठन को मजबूत करने में भी मदद मिल रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। अब सीधा मुद्दे पे आते हैं, जो मौके का परिदृश्य है राजनीति का। आपके पार्टी के जो संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से हमलावर हैं, सीधा प्राइम मिनिस्टर पे हमला कर रहे हैं उनकी डिग्री को लेकर के। तमाम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। और क्या क्या आपको लगता है कि इन सब का क्या फ़ायदा मिलने वाला है पार्टी को? देखिए, ये वो सवाल हैं जो जनता भी जानना चाहती है। मसलन आपने अभी हमको इंट्रोड्यूस किया कि इंजीनियर इमरान लतीफ़, तो इंजीनियर हूँ मैंने एमटेक किया है। जिसको डिग्री देखनी है वो देख ले कि मैंने कब एमटेक किया, कहाँ से किया, कौन सी पढ़ाई की। आप मुझसे मेरे अध्यापकों के बारे में पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, कुछ के चेहरे तो पहचान के बता दूंगा, किस क्लासरूम में पढ़ते थे ये बता दूंगा। लेकिन ये तमाम सवाल अगर प्रधानमंत्री जी से पूछे जाएंगे तो उनकी जो अथॉरिटीज़ हैं वो कहती है ये सवाल पूछने का आपको हक नहीं है। तो हमारे देश का प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा है, क्या ये जानने का हक देश की जनता को नहीं है? और सही बात यह है कि जब छोटी छोटी चीज़ों के लिए आदमी का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, तो क्या देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है होना? डिग्री तो दिखाई रहे हैं, तमाम डिग्रियां दिखाई जा रही हैं। डिग्रियां दिखाई जा रही हैं, उसके पीछे का सच भी सामने आ रहा है कि सारी की सारी डिग्रियां झूठी हैं। आप देखिए, उन्हीं आज तक मैं पूछ तो रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी के साथ कोई एक बंदा पढ़ा हो, जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज की वो बात कर रहे हैं, तो उसको लाकर बता दें, अपने एक कलीग का नाम बता दें कि फलां व्यक्ति ने हमारे साथ पढ़ाई की थी। तमाम ऐसे नेता हैं जो आप देख रहे हैं आज के टाइम पे, जो एक साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं या इससे पहले भी रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि वो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में एक साथ पढ़े, एक समय पर पढ़े, सब एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ऐसे नेता हैं कि जिनके साथ का कोई पढ़ा लिखा हुआ नहीं मिलता है। वो प्लेटफॉर्म पर अगर चाय बेच रहे होते हैं, कोई साथ ना उनकी कोई चाय पीने वाला मिलता है, ना उनके साथ कोई दूसरी दुकान लगाने वाला मिलता है। तो कुल मिलाकर जो झूठ का पुलिंदा है वो जनता अच्छे से समझ रही है, और अरविंद केजरीवाल जी ने उसी झूठ को उजागर करने का काम किया है। और एक बात और है कि इस पढ़े लिखे ना होने की वजह से देश को बहुत कुछ भुगतना पड़ रहा है। आप जीएसटी जिस तरीके से लाई गई, नोटबंदी जिस तरीके से की गई, अगर कोई पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता तो इन सारी चीज़ों से बचता और देश को इस तरह से गर्त में न डालता। तो आगे क्या है? जैसे आप कह रहे हैं कि सारी चीज़ें हैं जो वो सामने आ गई हैं, सच्चाई सामने आ गई है, तो आगे क्या आम आदमी पार्टी का क्या तैयारी क्या है? क्या चुनाव में इस मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं आप? बिल्कुल, हम लोग इस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं। और जो अभी तक का देश ही नहीं बल्कि दुनिया का अब तक का जो सबसे बड़ा घोटाला है, मोदी अडानी महाघोटाला, जिस तरीके से आकाश से लेकर पाताल तक देश के अंदर मोदी जी ने अडानी के हाथों बेच दिया। और अडानी के हाथों बेचा ही नहीं, दरअसल ये जो पैसा मोदी जी का कमाया हुआ था पिछले 8 वर्षों का, वो अपने मैनेजर अडानी के जरिए उन्होंने मैनेज किया है। तो ये देश ही नहीं दुनिया के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। इतना बड़ा बड़ा आरोप लगाते हैं, ये चीज़ें आपको ये तथ्य कहाँ से मिलते हैं? अब मैं एक तथ्य आपको बता रहा हूँ। मॉरिशस एक कंट्री जो टैक्स सेवन कंट्री कहलाती है, यानी वहाँ पर आप आराम से कंपनी बना सकते हैं, टैक्स वैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहाँ पर 6 कंपनियाँ फर्जी एक ही पते पर 6 कंपनियां अडानी जी के सगे संबंधी बनाते हैं और एक ही पते पर हैं। ना एम्प्लॉइज़ का पता है, ना उस कंपनी के काम करने के नेचर का पता है, लेकिन उन 6 कंपनियों के जरिए अडानी की कंपनी में 42,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। अब हम पूछ रहे हैं भैया 42,000 करोड़ रुपए किसके हैं? अब आप बताइए, या तो ये नरेंद्र मोदी जी का पैसा है, हो सकता है किसी आतंकवादी संगठन का पैसा हो। इसकी जांच कब होगी? कौन करेगा जांच? कौन कार्रवाई करेगा? दूसरी बात आप देखिए, श्रीलंका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर अपने पर्सनल रसूख का इस्तेमाल करके, जो रसूख प्रधानमंत्री जी का देश की जनता के वोट देने की वजह से बना है, उसका इस्तेमाल करके वो अडानी को ठेके दिलवा रहे हैं, बिजली का ठेका दिलवा रहे हैं, कोल का ठेका दिलवा रहे हैं। देश के अंदर आप आएंगे तो एयरपोर्ट अडानी को दे दिया, कोल अडानी को दे दिया, समुद्र अडानी को दे दिया, यानी हवा भी अडानी को दे दी, पानी भी अडानी को दे दिया, जमीन भी अडानी को दे दी। एक ही पूंजीपति आपका सगा है क्या? अब दूसरी बात समझ में नहीं आती है कि 2 साल पहले, साल भर पहले आप एक जगह पर CBI ED की रेड होती है, फिर वो संस्थान जो है अडानी द्वारा खरीद दिया जाता है, मुंबई एयरपोर्ट।
मुंबई एयरपोर्ट पर रेड पड़ती है, उसके बाद क्या होता है, अडानी के हाथों बिक जाता है। एनडीटीवी क्या होता है, रेड पड़ती है, अडानी के हाथों बिक जाता है। क्विंट रेड पड़ती है, अडानी के हाथों बिक जाता है। जीवीके रेड पड़ती है, अडानी के हाथों बिक जाता है। ये कौन सा खेल चल रहा है? तो पूरा एक भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है कि अडानी के जरिए जिस तरीके से अपने भ्रष्टाचार के पैसे को मैनेज करने की कोशिश प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ये सच्चाई, ये जो अडानी मोदी महाघोटाला है, इस भ्रष्टाचार का परत दर परत सच्चाई जो है जनता के सामने आ रही है और उसको हम लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में। और यही कारण है कि देश के तमाम हिस्सों में आज जनता निकलकर इस बात के पोस्टर लगा रही है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। तो हम तो इस मुहिम में जुट गए हैं जनता के साथ में। चर्चा है कि ये पोस्टर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता लगा रहे हैं, लगवा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। आप जनता का जिस तरह रुझान होता है, मैंने तो इतने सारे तथ्य बताए। अगर देश को बचाना है, देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाना है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना है, देश में संविधान को बचाना है, तो मोदी को हटाना पड़ेगा। ये हर कोई कह रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, जिस तरीके से संविधान को ताक पर रखा, एक के बाद एक विपक्षी पार्टी के नेताओं पर रेड डलवाई, उनको नाजायज़ तरीके से परेशान किया, उनको जेलों के अंदर बंद किया, इससे तो लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है ना। लोकतंत्र में आप भी जानते हैं, यही सारे सवाल राहुल गांधी ने भी उठाए थे। उनका आपने देखा कि किस तरह से एक बयान 2019 के बयान को कोट करते हुए उनको सजा हो गई, उनकी सांसदी भी ख़त्म हो गई। तो आपको नहीं लगता है कि हाल फिलहाल जिस तरह से आम आदमी पार्टी आक्रामक हुई है भारतीय जनता पार्टी पे, क्या ऐसा तो नहीं है कि आपके जो 2 मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल में हैं, उस चीज़ को आप लोग छिपाने के लिए एक नया हाइप क्रिएट कर रहे हैं देश में? अच्छा, हम लोग पूछ तो रहे हैं बार बार, मैंने तो कई सारे तथ्य आपको बता दिए। अभी जब अडानी के घोटाले की बात हम कर रहे थे, जो मोदी अडानी महाघोटाला है, अभी तक तो कोई आरोप सिद्ध हुआ क्या सत्येंद्र जैन जी पे? 9 महीने से ऊपर होने को हैं, उनको जेल में आप बंद किए हुए हैं। आप कुछ बता रहे हैं क्या? जब जमानत देने की बात आती तो आप जो है जज चेंज कर देते हैं। मनीष सिसोदिया जी की सुनवाई को आप टालते चले जा रहे हैं। आप बताइए कि मनीष सिसोदिया जी के ऊपर क्या आरोप है? कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ का शराब का घोटाला है जी। एक बार एक नेता के कहता है 10,000 करोड़ का है, दूसरा नेता के कहता है 1100 करोड़ का है, कोई कहता है कि 100 करोड़ का है, कोई कहता है 44 करोड़ का है, कोई कहता है 1 करोड़ का है। पहले तो भाजपा नेता आपस में एक मीटिंग करके तय कर लें कि घोटाला है क्या। फिर जब सीबीआई ने रेड डाली, ईडी ने रेड डाली, मनीष सिसोदिया के दिल्ली आवास से लेके, कार्यालय से लेके, सगे संबंधियों से लेकर जो उनका पैतृक निवास है वहाँ तक सब कुछ खंगाला गया। ना कोई संपत्ति मिली, ना कोई 1 फुटी कौड़ी मिली। तो ये पैसा गया कहाँ? 10,000 करोड़। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए इस तरह की ये चक्रव्यूह रचा जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मैं तो पूछ रहा हूँ, 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई बता दे किस राज्य में कौन शिक्षा मंत्री है? लेकिन मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में घूम आइए, आप पूछेंगे कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री कौन था, तो हर कोई कहेगा मनीष सिसोदिया। आप पूछेंगे कैसे आप मनीष सिसोदिया को जानते हैं, तो आप खुद कहेंगे उन्होंने अच्छे अच्छे स्कूल बनाए, उनके कार्यकाल में सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो गया। तो इस तरह के शिक्षा मंत्री, आप देखिए कितनी गौर करने वाली बात है। आम आदमी पार्टी ने 2 मुद्दों पर बहुत बढ़िया काम किया, इसको सब एक्सेप्ट करता है। हमारे विपक्षी इस बात को मानते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने अभूतपूर्व काम किया दिल्ली के अंदर। और आज उन्हीं दोनों मंत्रियों को टारगेट करने का काम किया गया, क्यों? उन्हीं 2 मंत्रियों के काम के दम पर आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी। आखिर रोकने का क्या आपको लगता है, उन्हीं दोनों लोगों को टारगेट किया गया, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? देखिए, ये स्वास्थ्य की राजनीति के खिलाफ हैं, ये शिक्षा की राजनीति के खिलाफ हैं, ये नहीं चाहते कि देश का जो आम जन है उसके बच्चे पढ़ लिख जाएं, ये नहीं चाहते कि सुविधाओं के नाम पर राजनीति हो। ऐसे मुद्दों को राजनीति में गौड़ करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। लेकिन हम लोग बिल्कुल इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों के साथ समझौता नहीं करेगी। जनता से जुड़े हुए जो मूलभूत मुद्दे हैं उन्हीं के नाम पर आम आदमी पार्टी राजनीति करेगी और राज्य दर राज्य चुनाव जीतकर अपना विस्तार करेगी मुद्दों की राजनीति के बल पर। चलिए, आम आदमी पार्टी की बात करें, जब से राजनीति में आई है, दिल्ली में लगातार आपकी सरकार है, पंजाब में भी फुल मेजॉरिटी से आपकी सरकार है, गुजरात में भी ठीक ठाक आप लोगों ने जो वोटिंग है उसमें हिस्सा लिया। आप लोगों ने चुनाव में अच्छी खासी वोटिंग मिली, आपको वहाँ की जनता ने प्यार दिया। 5 विधायक भी हैं, 2 गोवा में हैं। उत्तर प्रदेश इस मामले में थोड़ा अछूता रह गया आप लोगों से, तो उत्तर प्रदेश को आप लोगों ने अलग अलग प्रांतों में बांट दिया है ताकि ज़्यादा जनता के मुद्दों पे हम ध्यान दे सकें,
उनकी समस्याएं क्या है उसको पटल पे रख सकें और काम कर सकें, ग्रास रूट में काम कर सकें। तो आपको क्या लगता है जो सामने 24 का चुनाव आ रहा है, ये अलग अलग प्रांतों को बनाने से, जनता के बहुत क्लोज होकर के काम करने से पार्टी को क्या फ़ायदा होने जा रहा है? निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का अभी तक का जो प्रदर्शन रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं रहा है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आने वाला जो भविष्य है, जैसे 2022 का जो विधानसभा का चुनाव था, हम लोग जनता के बीच में थे, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़े। जनता ने चुनाव के दरमियान ही ये बात कही थी कि ये चुनाव आप हमें माफ़ करिए, ये चुनाव तो जो एंटी बीजेपी वोट था वो इस बात के लिए इकट्ठा था कि वो किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता था, और उसके रिटेलिएशन में जो भाजपा के समर्थक वोट बैंक था वो भाजपा को जिताना चाहता था। तो इसमें हमारे लिए कहीं से स्पेस नहीं बचा, इसको हमने स्वीकार किया और महसूस किया चुनाव के दरमियान। लेकिन उसी चुनाव के दरमियान जनता इस बात को कह रही थी कि 22 का भले ही वक्त आपका ना हो, लेकिन आने वाले सभी चुनाव में आम आदमी पार्टी का भविष्य है। आप लोग चुनाव लड़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और निश्चित रूप से अगले चुनाव में आपको सफलता मिलेगी, और उसकी बानगी आप देख रहे हैं। अच्छा, ऐसा रहा क्या कि जैसे बात आती है बिजली की, प्रदेश की जनता त्रस्त है बिजली के बिल भर भर के, लोग ऐसा कहते हैं, और महंगाई का मुद्दा तो पूरे देश में ही है, खैर बिजली का अपना एक मामला है। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के आप लोगों ने तमाम सारी घोषणाएं की थी। तो ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 22 में नकार दिया, नहीं हमें फ्री में बिजली नहीं चाहिए, फ्री में हमें एजुकेशन नहीं चाहिए, जो आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर होती चली जा रही है, तो वो उसे फ्री में नहीं चाहिए, स्वास्थ्य फ्री में नहीं चाहिए। क्या नहीं समझा पाए आप, जो 24 में आप लोग समझाने का दावा कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता की वजह से ऐसा नहीं हुआ। जनता ने फ्री बिजली लेने से मना नहीं किया, जनता ने फ्री शिक्षा लेने से मना नहीं किया। जनता के अंदर ये विश्वास नहीं पैदा हो पाया कि आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है। तो जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती थी, इसलिए उसने पूरा जोर समाजवादी पार्टी के साथ लगाया। चुनाव में साफ साफ दिखा, 2 ही पार्टियां चुनाव लड़ी, बाकी बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ पर इस बार सरवाइव नहीं कर पाई। तो इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग था, विधानसभा का चुनाव। अब 2024 में जब हम चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं तो तमाम परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब हम राष्ट्रीय पार्टी हो गए, अब हम गुजरात के अंदर, गुजरात की बात मैं विशेष तौर पे करूंगा। आप उत्तर प्रदेश की बात होती है तो यहाँ पे जातीय राजनीति की बात होती है, धर्म की राजनीति की बात होती है। लेकिन आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे कि जो गुजरात का राजनीतिक परिदृश्य है, जो गुजरात की राजनीतिक प्रयोगशाला है, वो हिंदुत्व की राजनीति की और जात की राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला इस देश के अंदर। और अगर वहाँ पर आम आदमी पार्टी बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर 14% वोट पा जाती है, तो ये साधारण बात नहीं है। कहीं उसके लिए ये आपका जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाला मुद्दा है, कहीं वो तो जिम्मेदार नहीं है। लोग ये मानते हैं कि जैसे अमूमन लोग कह ही देते हैं कि आम आदमी पार्टी भी हिंदुत्व के एजेंडे पे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। आम आदमी पार्टी तो सबके लिए काम करती है। आम आदमी पार्टी ने कहाँ मंदिर के नाम पर वोट मांगा है? आम आदमी पार्टी ने कहाँ हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगा है? आम आदमी पार्टी तो वो पार्टी है कि जब दिल्ली के अंदर 5 साल की सरकार चलाती है और हमारे मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आते हैं तो जनता से सिर्फ एक अपील करते हैं कि अगर हमने आपके लिए काम किया होगा तो हमें वोट करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। ये हिम्मत किस नेता के अंदर है, किस पार्टी के अंदर ये हिम्मत है कि वो ये कहे कि अगर हमने काम किया होगा तो हमको वोट करिएगा? दूसरे लोग मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं, मस्जिद के नाम पर वोट मांगते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगते हैं, जात के नाम पर वोट मांगते हैं। आम आदमी पार्टी तो सीना चौड़ा करके कहती है अगर हमने काम किया होगा तो हमको वोट करिएगा। दिल्ली के अंदर भी हमने गुजरात के अंदर भी हमने दिल्ली का मॉडल, पंजाब का मॉडल, उसी के नाम पर वोट मांगे। आज देखिए पंजाब में कितना बढ़िया काम हो रहा है, बिजली फ्री मिल रही लोगों को, स्कूल बेहतर हो रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बन के तैयार हो रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो गई। तो इसी तरीके से दिल्ली के अंदर हमने काम किया। तो जहाँ जहाँ हम जाएंगे काम करेंगे, और काम की राजनीति ही आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी यूएसपी है। एक छोटा सा सवाल है, एक लाइन में जवाब चाहूँगा। जो निकाय चुनाव होने उत्तर प्रदेश में अपकमिंग, उसमें क्या गठबंधन की कोई प्रदेश है या ऐसे अकेले लड़ना चुनाव? नहीं, सारे चुनाव हम लोग अकेले लड़ेंगे। गठबंधन निकाय चुनाव में कहीं दूर दूर तक किसी के साथ होने नहीं जा रहा है। निकाय चुनाव के जो अपने मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश की अगर आप स्पेशली बात करें तो उत्तर प्रदेश के किसी भी नगर निकाय के कार्यालय में आप चले जाएं, अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है या कोई दूसरी सुविधाएं लेनी है उस कार्यालय से, तो जब तक आप रिश्वत नहीं देंगे आपका काम होना तो बहुत दूर की बात है, आपकी फाइल जो है एक कदम आगे रेंग नहीं सकती है।
तो ये जो नगर निकाय के कार्यालय आज उत्तर प्रदेश के अंदर योगी राज में भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए हैं, इनसे आम आदमी पार्टी निजात दिलाएगी। अगर आम आदमी पार्टी निकायों में चुनाव जीतती है इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर, तो हम हाउस टैक्स हाफ करेंगे, वाटर टैक्स माफ़ करेंगे, और जिस तरीके से हाउस टैक्स के नाम पर और वाटर टैक्स के नाम पर वसूली चल रही है पूरे प्रदेश के अंदर, उसको बंद करने का काम करेंगे। चलिए, 24 का जो बात है, सारी पार्टियों ने तैयारी कर दिया है और अपने अपने तरीके से घोषणाएं भी कर रहे हैं, रैलियां भी कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी क्या सोचती है, किन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेगी और 24 में क्या उसे दिखाई देता है, सिनेरियो क्या है 24 का, खास करके उत्तर प्रदेश को लेकर के, जहां से सत्ता की मतलब दिल्ली की चाबी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश से होकर ही जाती है। इस दशा में आप लोगों का क्या सोचना है, किस तरह से काम करें? देखिए, आम आदमी पार्टी तो अपने मुद्दों के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी। आज अगर दिल्ली के लोगों को स्कूल चाहिए, पंजाब के लोगों को स्कूल चाहिए, दिल्ली के लोगों को स्कूल अस्पताल मिल रहा है, पंजाब के लोगों को मिल रहा है, तो पूरे देश को मिलना चाहिए। और पूरे देश के अंदर सरकारी स्कूलों की क्या हालत है, सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है, ये किसी से छिपा नहीं है। और ये काम अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया, आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया, तो हम तो इन्हीं मुद्दों के साथ जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग अपने आप को सबसे बड़ा ईमानदार कहते थे देश की राजनीति में 2014 से पहले, जो लोग नारे देकर आए थे भ्रष्टाचार को हटाने के लिए, आज वही सबसे बड़े घोटाले में लिप्त हैं। मोदी अडानी महाघोटाला, जिसको मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, ये देश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। तो इसकी सच्चाई को जनता के बीच में लेकर जाएंगे, जनता को रूबरू कराएंगे, और चुनाव तो इस बार अडानी के मुद्दे पर ही होगा। जिस तरीके से अडानी के जरिए अपने भ्रष्टाचार के पैसे को भारतीय जनता पार्टी मैनेज करने का काम कर रही है, इस सच्चाई को जनता अच्छे से जान चुकी है, और इसी मुद्दे पर इस बार 2024 का चुनाव होने वाला है। तो क्या जनता इन मुद्दों को समझती है? उसे जैसे बहुत सारी योजनाएं जिन्हें जन कल्याणकारी बताया जाता है, जैसे 5 किलो राशन वाली बात है, इन सब मुद्दों से आगे जनता बढ़ पाती है? बिल्कुल जनता बढ़ेगी जब जनता को सच पता चलेगा। अब जनता को सच पता चल रहा है कि अडानी जी का 2.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ कर दिया बैंकों ने। अब आप बताइए, आप आजमगढ़ से आते हैं, मैं सिद्धार्थनगर से आता हूँ, हमारे इलाकों में अगर कोई गाँव में बैंक से लोन लेता है, कोई रेडी वाला, पटरी वाला, कोई किसान, तो अगर उसको 50,000 रुपये का लोन लेना है तो उसको 5,000 रुपये रिश्वत देनी पड़ती है, तब जाके उसकी फाइल पास होती है। ये सच है जी। अब आप बताइए कि अगर लोन लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है, तो उस लोन को माफ कराने के लिए कितनी रिश्वत देनी पड़ती होगी? कितना बड़ा घोटाला। जनता इस बात को समझ नहीं रही है क्या कि 2.5 लाख करोड़ रुपए माफ करने के लिए अडानी जी कितना रिश्वत देते होंगे साहब को? ये सच्चाई अब जनता समझ रही है, जान रही है। हम लोन अदा ना करें तो हमारी चमड़ी निकोल ली जाएगी, और अगर ये लोग लोन ना अदा करें तो इनका वेव ऑफ कर दिया, नए नए टर्म्स दे दिए जाएंगे, इनको फ्लाइट में बिठा के बाहर उड़ा दिया जाएगा, इनको सुरक्षित कर दिया जाएगा, संरक्षित कर दिया जाएगा। तो जनता इस सच को समझ रही है, और इस बार इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मोदी अडानी महाघोटाले के नाते इस बार का जो चुनाव होगा वो किसी पार्टी से मोदी जी का नहीं होगा। इस बार जनता मोदी जी से चुनाव लड़ेगी और हराएगी पूरे देश के अंदर। इसलिए इस बार इनका सफाया है। ये लाइन तो टैग लाइन नेताओं की रह चुकी है, हम नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है, जनता सबक सिखाएगी, लेकिन जनता तो बार बार जिता रही है। बहरहाल, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, उत्तर प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण शहर हैं पूर्वांचल के, एक वाराणसी है जहां से सांसद नरेंद्र मोदी हैं, देश के प्रधानमंत्री, 2 बार से लगातार वहां से चुनाव जीत रहे हैं, और दूसरा है गोरखपुर, जहां से प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आते हैं। डबल इंजन की सरकार कही जाती है। मोदी जी गुड गवर्नेंस और उत्तर प्रदेश में अपराधियों माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करके जिस तरह से योगी सरकार की बात की जाती है कि अपराधी जेलों में हैं या यूपी छोड़ के भाग गए हैं, यहाँ पे बिल्कुल राम राज्य वाली फीलिंग चल रही है, सब कुछ ऑल इज वेल। ऐसे में लगता है दूसरी किसी पार्टी के लिए कुछ बचा उत्तर प्रदेश में, यानी कि सत्ता की चाबी यहीं से होकर दिल्ली जा रही, कुछ बचा है आप लोगों के लिए विपक्ष के पास? बिल्कुल बचा है। मैंने जिन मुद्दों का जिक्र किया वो मुद्दे अब घर घर तक पहुँच चुके हैं। लोग इस सच्चाई को जान चुके हैं कि कितना बड़ा घोटाला अडानी के जरिए किया जा रहा है देश के अंदर। कर लेते हैं, योगी जी सीना चौड़ा करके कहते हैं कि यहाँ पर कानून का राज है जी, यहाँ पर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जी, लेकिन सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, सेलेक्टेड माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने बनारस का जिक्र किया, बनारस में एक गरीब सा नेता है बेचारा सुदामा पटेल, वो एमएलसी का चुनाव लड़ता है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे, लेकिन वहाँ के एक बाहुबली हैं जिनकी पत्नी के सामने बेचारा चुनाव हार जाता है और कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मेरा समर्थन नहीं किया, शीर्ष
नेताओं ने समर्थन नहीं किया और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्षी पार्टी के नेता के साथ खड़ी हो गई। क्यों इतना डर लगता है इनसे? अतीक अहमद पे कार्रवाई कर रहे हैं, स्वागत है। मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई करिए, स्वागत है। लेकिन अपने सजातीय नेताओं से इतना डरते क्यों हैं योगी आदित्यनाथ जी? अच्छा, दूसरी बात कर लीजिए गोंडा की। गोंडा के एक सांसद जी हैं, अक्सर योगी आदित्यनाथ जी को चैलेंज करते हैं। कभी हिम्मत नहीं होती कि बुलडोजर उधर भी मुंह कर ले। कितने बड़े बड़े व्यवसाय फैले हुए हैं उनके, कभी एक जांच वहां की भी करा लें योगी आदित्यनाथ जी, अगर हिम्मत है तो। मैं वही बात कह रहा हूं कि जो कानून व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं उसमें आप देखिए ना कि किस तरह की चीजें हैं। क्या उस नेता के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी? तो कुल मिलाकर पता ये चलता है कि अपनी जो नफरत की राजनीति का एजेंडा है उसको सेट करने के लिए ही सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। वरना उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की हालत ये है कि थाने के अंदर बलात्कार हो रहा है, व्यापारियों को पुलिस वाले मार दे रहे हैं। यह कानून व्यवस्था का मामला है। गोरखपुर के अंदर ही, जहाँ से योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, वहीं पर पुलिस वाला एक व्यापारी की हत्या कर दे रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि पुलिस वाले जो है फिरौती ना मिले तो इस वजह से कत्ल कर देते हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ये है कि महोबा के अंदर इंद्रकांत त्रिपाठी ने रिश्वत नहीं दी वहाँ के एसपी मणिकांत पाटीदार को, तो उनकी हत्या करा दी गई। और एसपी बताइए 3-4 साल तक फरार रहे, एसपी फरार है, और आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी है। सरकारी आंकड़ा ये बात कहता है कि उत्तर प्रदेश में अगर महिलाओं के अपराध के मामले की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश टॉप है पूरे देश के अंदर। कहाँ कानून व्यवस्था है? तो कुल मिलाकर ये प्रचार तंत्र के सहारे सरकार चला रहे हैं। वो सच जनता भी इस बात को अच्छे से समझती है कि किस तरीके से आज इसमें सारे आंकड़े मैटर करेंगे। बिल्कुल मैटर करेंगे। अभी तक जो मामला था, विपक्षी जो पार्टियां थी कहीं ना कहीं कमज़ोर थी। दूसरी बात ये था कि इनका जो काले कारनामे थे वो जनता के बीच में नहीं पहुंच पाए थे। आम आदमी पार्टी इनकी सारी सच्चाई को परत दर परत जनता के बीच में पहुंचा रही है। जो इनका फेल्योर रहा गवर्नेंस का, नोटबंदी बड़ी अच्छी योजना थी क्या इनकी? जीएसटी को किस तरीके से लागू किया, व्यापारियों की क्या हालत हो गई आपने देखा। अभी कुछ दिन पहले किस तरीके से जीएसटी के नाम पर छापेमारी हो रही थी, गब्बर सिंह की तरह से लोग आते थे, व्यापारियों के अंदर दहशत थी। तो ये क्या अच्छी योजना है क्या? शटर गिर के आ गया, साए साए करता था पूरा मार्केट। तो ये अच्छी योजना है क्या कि जिसमें इस तरह के हालात पैदा हो जाएं प्रदेश के अंदर, देश के अंदर? तो ऐसी योजनाएं अगर कोई पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता तो कदापि ना आती। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते तो देश की अर्थव्यवस्था पे इतनी बड़ी चोट ना पहुंचती, देश इस हालत में ना पहुंचता। तो ये सारे मुद्दे हैं, जनता इन सब मुद्दों पर बात कर रही है और इन सब मुद्दों पर वोट भी करेगी इस बार। 2024 का चुनाव यकीन जानिए बाकी सारे चुनावों से भिन्न होगा। एक अलग तरह का चुनाव 2024 के अंदर होगा और 2024 के बाद इस देश का राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल बदलने वाला है। चलिए, एक छोटा सा सवाल है मेरा। जब आप आम आदमी पार्टी ने शुरुआत करा था तो पहले ही अटेम्प्ट में 3 या 4 सांसद जीत के पहुंचे थे, लोकसभा चुनाव जीत करके संसद में पहुंचे थे। अब आपकी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी में परिवर्तित हो चुकी है। ऐसे में क्या सिनेरियो दिखता है 24 में, क्या आंकड़ा होगा जीत का? बहुत अब मैंने क्या कहा, आम आदमी पार्टी की विशेष तौर से बात करें तो ईमानदारी से अगर आप बात करें तो आम आदमी पार्टी अब पहली बार गंभीरता से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। अभी तक हम क्षेत्रीय चुनाव लड़ते थे, विधानसभाओं के चुनाव लड़ते थे और थोड़े बहुत प्रयास से जो सांसद हमारे जीत कर आ गए वो हमारा फोकस नहीं था उस समय। लेकिन अब हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। तमाम राज्यों के अंदर हमारे पास मजबूत संगठन है। उत्तर प्रदेश की ही बात करें, उत्तर प्रदेश में भले ही हमारा कोई प्रतिनिधित्व सदन के अंदर ना हो, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सड़क के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत है। आम आदमी पार्टी संगठन के मामले में बहुत मजबूत है। आज अगर उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो व्यवहारिक विपक्ष के रूप में, सशक्त विपक्ष के रूप में, मजबूत विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी ही नजर आती है। हर जगह आम आदमी पार्टी ने संघर्ष किया, हर मुद्दे पर संघर्ष किया, तो वो अपने संगठन के दम पर किया है। इसी तरीके से देश के कोने कोने में आम आदमी पार्टी का संगठन है जो इस बार 24 के चुनाव को बिल्कुल अलग बना देगा। और आम आदमी पार्टी के लिए, देश के लिए इस बार का चुनाव बिल्कुल भिन्न होने वाला है। निश्चित रूप से आप देख लीजिए यूपी से क्या आंकड़ा होगा, आप यूपी का ही बताइए। देखिए अभी मोटा आंकड़ा देखिए, हम लोग पूरे देश के अंदर मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। आगे क्या परिस्थितियां बनती हैं, गठबंधन की क्या परिस्थितियां बनती हैं और तमाम चीज़ें किस करवट बैठती हैं, उसके आधार पे अभी कोई टिप्पणी कर लेना आसान नहीं होगा। जब तक हम चुनाव में दाखिल ना हो जाएं, सीटों के विषय में कोई टिप्पणी करना बहुत मुश्किल काम है। और लेकिन एक बात को लेकर मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ, पार्टी आश्वस्त है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी दमदार प्रदर्शन करेगी पूरे देश के अंदर। तो चलिए, हमने बात किया इंजीनियर इमरान लतीफ़ साहब से जो बौद्ध प्रांत के अध्यक्ष हैं।
और इन्होंने हमारे हर एक सवाल का जवाब दिया, क्योंकि गठबंधन के बारे में भी बातचीत चल ही रही है, तो कुछ कह पाना अभी मुश्किल ही लगता है कि 2024 के चुनाव में आंकड़े क्या होंगे। और इनसे हमने हर एक विषय पे सवाल पूछा। जो महत्वपूर्ण तथ्य निकल के आया कि जो आजकल प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेकर के आम आदमी पार्टी पूरी तरह से हल्ला बोल चुकी है, मैदान में डट चुकी है उनकी डिग्री को लेकर के। इनका कहना है कि मोदी अडानी का जो मामला सदन में उठा, जो देश के सामने है, महाघोटाले का जो आरोप लग रहा है, उसको लेकर के चुनाव में जाएंगे और कहीं ना कहीं प्रदेश और देश की जनता उन मुद्दों को समझेगी और 24 में इनके हिसाब से अभूतपूर्व परिवर्तन होने जा रहा है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।